नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं आपसे इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करूंगा। इंडियन पॉलिटी के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है, जो कि है इमरजेंसी प्रोविज़न। आज मैं इमरजेंसी से जुड़ी हुई सारी बातें आपको बताने वाला हूं। पहली बात तो इमरजेंसी है क्या चीज़, इमरजेंसी किन कंडीशंस में लगाई जाती है, किस प्रकार की इमरजेंसी, हम इस बारे में जानेंगे। तो इमरजेंसी प्रोविज़न जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप से दिए हुए हैं। पहला है आपका नेशनल इमरजेंसी, जो कि अमूमन ज़्यादातर यही यूज़ करी जाती है, जिसको आर्टिकल 352 में के तहत लगाया जाता है। दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जिसको आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 में आती है। ये हमारे संविधान के 18वें पार्ट में, भाग 18 में निहित हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा कि इमरजेंसी को लेकर इतना बवाल क्यों होता है, लोग इतना डरे और सहमे से क्यों महसूस करते हैं इमरजेंसी के नाम पे? एक्चुअली होता क्या है, कंट्री इज़ लाइक अ फैमिली। मान लो कोई फैमिली है, उसमें 8 से 10 लोग हैं, और कोई सा भी डिसीज़न लेना है तो एक कलेक्टिव डिसीज़न होता है। कोई भाई बताता है, थोड़ा आपकी मॉम बताती हैं, थोड़ा आपके फादर बताते हैं, थोड़ा आपकी सिस्टर बताती हैं, तो एक कलेक्टिव डिसीज़न होता है कि फैमिली का जो डिसीज़न होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा देश भी चलता है, कंट्री में भी सेम चीज़ होती है। थोड़ी चीज़ें स्टेट से एडवाइस कभी ली जाती है, कुछ काम यूनियन करता है, कुछ काम यूनियन में भी अलग अलग पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, बहुत सारे लोग मिलकर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, वो एक उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, अभिन्न अंग है। उसके तहत फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। किसी एक के हाथ में, सपोज आपकी फैमिली में आपके फादर, आपके ब्रदर, आपकी मदर के हाथ में, एक के हाथ में पूरा चार्ज दे दिया जाए कि आप सारे फैसले यही ले सकते हैं, क्योंकि क्राइसिस की कंडीशन आ गई है, तो उस कंडीशन को हम इमरजेंसी कहते हैं। सिर्फ सेम इसी प्रकार अगर हम कंट्री के केस में देखें तो प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर आ जाती है, वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में पावर आ जाती है, इसलिए उस कंडीशन को इमरजेंसी कंडीशन कहा जाता है। अब हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है, प्रेसिडेंट इसको इम्पोज कर सकते हैं। 3 कंडीशनों में इम्पोज करी जाती है। पहला, या तो कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, दूसरा या तो कोई एक्सटर्नल अग्रेशन हो, या फिर आर्म रिबेलियन हो। ठीक है, इन सिचुएशंस में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है आर्टिकल 352 के तहत, जो कि प्रेसिडेंट इम्पोज करते हैं, और इनको एडवाइस करने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। अब ये सपोज मान लो कोई वॉर या उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल अग्रेशन है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वॉर हो ही रही हो। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तब भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और आर्म्ड रिबेलियन जो हो रहा है, अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, इसके चलते भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अगर एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर को लेकर इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। अगर आर्म्ड रिबेलियन के लिए इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसको इंटरनल इमरजेंसी के रूप में जाना जाता है। आर्म्ड रिबेलियन वर्ड जो है पहले नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको 44वां अमेंडमेंट जो था, 44th अमेंडमेंट, उसके तहत इसको इंसर्ट किया गया था। पहले इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस बोला जाता था। अब हम एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारी इमरजेंसी है, एक्सटर्नल इमरजेंसी के जो पार्ट हैं, एक्सटर्नल अग्रेशन और वॉर, इसमें डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली वॉर क्या होता है, सपोज़ इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्री हैं, और दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट अपनी अपनी आर्म्ड फोर्स उतारने जा रहे हैं, एक दूसरे की सेना एक दूसरे के विरोध में आने जा रही है। तो उस कंडीशन में जो इमरजेंसी लगेगी तो उसको बोला जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, उसको वॉर बोला जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल अग्रेशन क्या होता है कि हम कोई सहमति नहीं है वॉर की, लेकिन फिर भी कोई बाहर का देश अग्रेशन दिखा रहा है, अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको एक्सटर्नल अग्रेशन बोला जाता है। इन दोनों कंडीशनों में जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं, 38 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारे संविधान में लाया गया था 1975 में, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तब इसके बारे में लोग बोलते तो ये हैं कि एक पॉलिटिकल स्टंट था। तो इसमें बोला गया था कि इमरजेंसी जो है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए इम्यून कर दी जाएगी। जुडिशियल रिव्यू का इस पर कोई हक नहीं होगा, कोर्ट नहीं क्वेश्चन कर सकता कि उसे क्या बोलते हैं, आपने इमरजेंसी क्यों लगाई। लेकिन 1980 में क्या हुआ, मिनर्वा मिल केस आता है, उसमें बोला गया कि नेशनल इमरजेंसी भी कोर्ट में चैलेंज करी जा सकती है। अब हम देखेंगे इसके अप्रूवल के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कैसे इसको अप्रूव किया जा सकता है, और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है। तो देखिए, जो प्रेसिडेंट हैं
वो इसको प्रोक्लेम कर सकते हैं 1 मंथ के लिए, लेकिन इसमें लोक फर्दर अप्रूवल के लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा की सहमति जरूरी होती है स्पेशल मेजोरिटी से। 30 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा को एक स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है बिल कि इमरजेंसी को आगे प्रोक्लेम करना है या नहीं करना है। और ये एक बार अप्रूव होने के बाद 6 महीने तक चल सकती है और इसको आगे इंडिफिनाइट टाइम के लिए, अनिश्चित काल के लिए, कितने भी टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है दोनों के अप्रूवल से, एक स्पेशल मेजोरिटी से। लेकिन सपोज मान लो लोकसभा नहीं है तो कुछ समय के लिए राज्यसभा के पास भी ये पावर आ जाती है। जब तक लोकसभा डिसॉल्व है, राज्यसभा भी चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकती है। लेकिन अगर इसको हटाना हुआ तो क्या करना होगा? इमरजेंसी हटाने के लिए सीधी सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति जब चाहें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब चाहें तब इसको प्रोक्लेम कर सकते हैं, एक प्रोक्लेमेशन के द्वारा इसको हटा सकते हैं। और उसे क्या बोलते हैं, इसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इमरजेंसी लगाने के लिए तो अगर 6 मंथ जितनी बार एक्सटेंड भी करनी है तब भी राष्ट्रपति जी को ज़रूरत होगी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की, लेकिन हटाने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। और इसके साथ ही साथ लोकसभा भी चाहे तो एक नॉर्मल सा रिजोल्यूशन लाकर सिंपल मेजोरिटी से पास करवाकर इसको उसे क्या बोलते हैं, हटाया जा सकता है इमरजेंसी को। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं इमरजेंसी के। तो सबसे पहले प्रभाव हम देखते हैं कि सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा प्रभाव यहीं पे पड़ेंगे। तो जो एग्जीक्यूटिव प्रभाव देखते हैं पहले, जो एग्जीक्यूटिव रिलेशंस हैं वो पूरे चले जाते हैं यूनियन के पास। यूनियन स्ट्रांग हो जाता है इस टाइम पे, ठीक है। जितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन होती हैं स्टेट को वो यूनियन दे सकता है किसी भी मैटर पे। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाने की पावर है वो भी पूरी तरीके से यूनियन के हाथ में चली जाती है। और ये जो स्टेट लिस्ट है उस पर पूरा कंट्रोल एक तरीके से कह सकते हैं यूनियन का हो जाता है। लेकिन सपोज स्टेट लिस्ट में क्या है, जो उसे क्या बोलते हैं, स्टेट लिस्ट में अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो वो लॉ इनऑपरेटिव हो जाएगा 6 महीने के बाद। इमरजेंसी जैसे ही सीज होती है उसके 6 महीने के बाद वो लॉ इनऑपरेटिव कर दिया जाता है। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। मान लो पार्लियामेंट भी सस्पेंड है और इमरजेंसी लगी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट पे। और फाइनेंशियल पावर में अगर हम देखें तो जो रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंट्रल स्टेट के बीच में उसको भी मॉडिफाई करा जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब हम देखते हैं लोकसभा और स्टेट असेंबली जो होती है उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। लोकसभा को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, आगे चल के नॉर्मल टर्म 1 साल के लिए उसको और एक्सटेंड करा जा सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मान लो इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है तो 6 महीने के अंदर वो एक्सटेंशन जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। वो जितने भी रूल बनाए जाएंगे वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से स्टेट को भी बढ़ाया जा सकता है, वहाँ भी वही होगा कि इमरजेंसी के ख़त्म होने के 6 महीने के से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए काम, ठीक है। 1 साल के लिए उसकी ड्यूरेशन को भी बढ़ाया जा सकता है। अब फंडामेंटल राइट्स पे देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फंडामेंटल राइट में अगर हम देखें तो आर्टिकल 358 और 359 में साफ साफ डिस्क्राइब कर दिया गया है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे 2 चीज़ें होंगी फंडामेंटल के साथ। पहला तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे जो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम के राइट निहित हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है इमरजेंसी लगते ही, लेकिन ये ऑटोमेटिकली रिवाइव भी हो जाते हैं जैसे ही इमरजेंसी हटती है। लेकिन जो 44th अमेंडमेंट था उसमें बोला गया जो फंडामेंटल राइट हैं अंडर आर्टिकल 19 इनको सस्पेंड किया जाएगा केवल नेशनल इमरजेंसी में, वो भी एक्सटर्नल अग्रेशन में। आर्म रिबेलियन जो होगा, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस है कोई, उसमें फंडामेंटल राइट जो हैं आर्टिकल 19 वाले इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और जो दूसरे फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड होने हैं वो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है उसमें साफ साफ मेंशन होता है कि कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड किए जाएंगे। लेकिन इसमें बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन होता है वो आप कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। उस टाइम पे आप कोर्ट नहीं जा सकते उसको किसी भी फंडामेंटल राइट के हनन को। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं द रेमेडियल मेजर के आर सस्पेंडेड नॉट द फंडामेंटल राइट्स। जो रेमेडीज़ हैं जिसके तहत आप फंडामेंटल राइट के हनन होने से आप कोर्ट में जा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी में आप किसी भी कोर्ट में मूव नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये चीज़ सस्पेंड करी जाती है। और उसे क्या बोलते हैं 44th अमेंडमेंट में बोल दिया गया था साफ साफ कि जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है इसके तहत अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसके तहत आपको कोई हनन हो रहा है, आपके साथ ह्रास हो रहा है, तो इसके तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में भी।
और जो भी राइट सस्पेंड करने होंगे प्रेसिडेंट जी को वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन होंगे, और इसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पीरियड के लिए, बेसिकली शॉर्टर पीरियड के लिए ही किया जाता है। और जो ऑर्डर होता है उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी आवश्यकता होती है। अब अगर हम देखें कि अभी तक हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, तो 3 ही बार लगाई गई है। पहले 1961-62 में लगी थी जब चाइना वॉर हुई थी, इसको एक्सटर्नल अग्रेशन के रूप में लगाया गया था। फिर 1971 में लगी थी, 1971 में जब पाकिस्तान वाली वॉर हुई थी हमारे देश में। और तीसरी जब 1975 में लगाई गई थी, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे लगाई गई थी, जिसको आर्म्ड रिबेलियन भी बोल सकते हैं हम। ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ये एक पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जाता है। और ये इमरजेंसी जो 1975 वाली थी, ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा काला धब्बा है, जो कि जिसने सबसे ज़्यादा परेशान किया था हमारे देश की आम जनता को। अपोजिशन के जितने लीडर थे सबको एंटी नेशनल बोल बोल के जेल में डाल दिया गया था। उस समय जयप्रकाश नारायण का बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था, स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा था। आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं कांग्रेस को छोड़कर, वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे अडवाणी हों, चाहे अरुण जेटली हों, इन सबको जेल में डाल दिया गया था। क्योंकि और उस टाइम पे एक रीज़न और भी था कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को करप्ट घोषित कर दिया था। उन्होंने बोला था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है, इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन गलत तरीके से कंडक्ट किया गया है, इसमें बेईमानी हुई है, तो उसको करप्ट घोषित कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरखास्त लगाती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस समय वकेशन पे चल रहा था, तो इनको वहाँ से बस स्टे मिल पाता है। तो इसके चलते बहुत ज़्यादा विरोध हो गया। जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी मूवमेंट के नाम से जाना गया, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, और पूरा स्टूडेंट यूनियन, एक तरीके से कह सकते हैं पूरे देश के सारे स्टूडेंट लीडर, उसमें दुष्यंत कुमार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जयप्रकाश नारायण, अरुण जेटली, ये सारे एकजुट होकर, सीताराम येचुरी, सारी जितनी पार्टीज़ थी, ये सारे एकजुट होकर इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे। तो उस टाइम पे ये जितने स्टूडेंट लीडर थे इन सबको जेल में डाल दिया गया। और इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट साहब को बोला कि इमरजेंसी लगा दो, जबकि पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता होती है। और बिना पार्लियामेंट के अप्रूव किए खुद इंडिविजुअली इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखा और इमरजेंसी लगवा दी थी देश के अंदर। तो इसलिए इसको काला धब्बा भी बोला जाता है। तो ये था आपका नेशनल इमरजेंसी का चैप्टर। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे जो प्रेसिडेंट रूल होता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। ये भाग वन का मैं भाग 1 का अभी अंत करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और एक जागरूक भारत बनाने में, जागरूक भारत के निर्माण में मेरा साथ दीजिए। जय हिंद।